हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ विष्णु रमन और आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी हम लोगों ने फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, डीपीएसपी पढ़ लिया है, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ लिया है और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं द एग्जीक्यूटिव, जो हमारा पार्ट 5 में आता है। इस पार्ट 5 में एक्चुअली हमें एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हमको पढ़ना है प्रेसिडेंट के बारे में। जो प्रेसिडेंट इज द कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ना। जब आप लोग आर्टिकल 52 पढ़ेंगे तो सीधे कहता है ना, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें तो कुछ समझने वाली बात है नहीं कि उसमें कुछ हम समझना है। समझने वाली बात कहाँ पे है? समझने वाली बात हमको मिलेगी आर्टिकल 54 में और 55 में। 54 बात करता है कि द अबाउट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब निर्वाचक मंडल। प्रेसिडेंट का निर्वाचक मंडल क्या होगा, किन किन लोगों से मिलकर निर्वाचक मंडल बनेगा, ये अब बात करता है आर्टिकल 54। और 55 बात करता है अबाउट मैनर ऑफ इलेक्शन, कैसे इलेक्शन किया जाएगा एक्चुअली ना, कैसे इसमें इलेक्शन होगा, कैसे वोट काउंटिंग होगी, उस इलेक्शन का क्या मैनर होगा, क्या तरीका होगा, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज में अगर देखेंगे तो इलेक्टोरल कॉलेज में हमको 2-3 चीजें देखने को मिलती है। देखिए क्या क्या, देखिए आर्टिकल 54 इलेक्टोरल कॉलेज। पहला इलेक्टोरल कॉलेज में होगा द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। पहली चीज तो हमको यही याद रखनी है कि इसमें सिर्फ वही लोग भाग लेंगे जो लोग इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, चाहे वो लोकसभा के मेंबर हो, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हो, चाहे वो स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स हों। ठीक है, पहली चीज तो वो लोग इलेक्टेड मेंबर्स होना चाहिए, नॉमिनेटेड नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे लोकसभा में 2 लोग नॉमिनेट होते हैं, राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट होते हैं। तो इन लोगों को नॉमिनेटेड लोगों को हम लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं कराएंगे। कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे? जो लोग सिर्फ इलेक्टेड होंगे। तो पहले हो गए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। और दूसरा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ईच ऑफ स्टेट। प्रत्येक राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनको भी, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इन सभी स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, विधानसभाएं हैं, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ये 2 हो गए। उसके बाद तीसरा द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी ना। दिल्ली और पौंडीचेरी तो बेसिकली ये यूटीज में आते हैं, यूनियन टेरिटरीज में आते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि यहाँ पे ये हाफ यूनियन टेरिटरीज हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टेट असेंबलीज भी हैं और ये यूटीज भी है ना। तो चूंकि यहाँ पे स्टेट असेंबलीज हैं तो यहाँ भी चुनाव होता है, तो यहाँ के भी चूंकि इनको भी हम स्टेट मान सकते हैं एज फॉर कंसिडरिंग इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हमने 3 चीजें सुना, 3 चीजें जाना। पहली तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, दूसरा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ऑल द स्टेट असेंबलीज, तीसरा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ये 3 बेसिकली ये दूसरे के ही अंतर्गत ही आ जाएगा, दिल्ली और पौंडीचेरी वाला। ये लोग हो गए जो इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात है। अब हमारे एक्चुअल लोकसभा में और राज्यसभा में कितने वोटर्स हैं ये समझने के लिए हमने एक पहले से अपना नोट्स बना के रखा है। आप लोग देखिए, लोकसभा में जैसे हमको पहले अपना टोटल वोटर्स देखना है, ठीक है, तो कैसे हम जानते ही हैं कि मैक्सिमम जो नंबर हो सकता है लोकसभा में 552 हो सकता है, जिसमें 550 इलेक्टेड मेंबर्स और 2 नॉमिनेटेड। तो नॉमिनेटेड को हम पहले ही कट कर देंगे क्योंकि इनकी कोई जरूरत नहीं है। इलेक्टेड में हमने देखा कि हमारे यहाँ 530 सीटें जो है ये रिजर्व हैं फॉर स्टेट्स, 20 सीटें हैं रिजर्व हैं यूनियन टेरिटरीज के। तो ये 530 है, ये तो ठीक है, लेकिन इस 20 में केवल 13 रिजर्व है, मतलब 13 सीटों का एलोकेशन हुआ है कि इन सीटों का चुनाव कहां से होगा। बाकी 7 सीटों का एलोकेशन नहीं हुआ ना, नॉट एलोकेटेड। देख रहे हैं ना। तो अब केवल हमने 13 सीटों का एलोकेशन किया है, इसलिए हमने 530 और 13 को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 543।
तो हम कह सकते हैं कि हमारे लोकसभा में कितने वोटर्स हो जाएंगे, 543। ये वोट नहीं है, वोटर्स हैं। 543 सदस्य ऐसे हैं जो वोट देंगे एक्चुअली ना लोकसभा से। अब हम अपने स्टेट असेंबलीज की बात करें, नहीं सॉरी, राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा में हमारे यहाँ हम जानते हैं कि मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, जिसमें 238 प्लस 12 का कॉन्सेप्ट है ना। 12 नॉमिनेटेड हैं, तो नॉमिनेटेड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि नॉमिनेटेड लोग वोट नहीं देते हैं। बचे कितने, 238। तो इन 238 में से केवल 233 सीटों का एलोकेशन है, 5 सीटों का एलोकेशन नहीं है, मतलब 5 सीटों में कंफर्मेशन नहीं है कि ये लोगों का चुनाव कहां से होगा। तो टोटल कितने हो गए इसमें, 233 ना। टोटल राज्यसभा में जब बात आएगी कितने लोग वोट करेंगे, 233। लोकसभा में एक बात आएगी कितने लोग वोट करेंगे, 543। और हम जब दोनों को ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 776। देखिए टोटल इन पार्लियामेंट की बात होगी तो लोकसभा में 543, राज्यसभा में 233 और टोटल 776 या 776 या 776 ना। ये 776 सदस्य हैं जो वोट करेंगे किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। कहां से, लोकसभा से, नहीं सॉरी पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आएंगे, तो पार्लियामेंट से 776 सदस्य ऐसे हैं जिनको वोट करना है प्रेसिडेंट के चुनाव में। अब बात आती है राज्य विधानसभाओं की ना। ये तो हमारे लोकसभा के लोग हो गए, और हम जानते हैं लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के भी सदस्य होंगे। तो हमने राज्यसभा के लिए पहले से ही एक नंबर हमको पता है कि टोटल जो राज्य विधानसभाओं में है वो 4120 लोग हैं जो वोट करेंगे। सभी स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको काउंट करके ऐड करने के बाद हमने क्या नंबर मिला, हमें 4120, 4120 लोग जो हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे वोटिंग में, किसके, प्रेसिडेंट के चुनाव में। तो हमने फाइनल जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको अगर देखने की कोशिश की तो कितना हो गया, 4120 प्लस 776 बराबर 4896, 4896 सदस्य ऐसे हैं जो हमारे प्रेसिडेंट के चुनाव में एक्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे ना। ये कौन कौन से लोग, ये जो हमने ये बताया ना, ये और ये, इन तीनों को मिला के कितने सदस्यों का नंबर हमको मिल गया, 4896। ठीक है, जैसा आप लोगों ने अभी देखा कि हम लोगों ने आर्टिकल 54 डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आर्टिकल 55 में आते हैं। इसमें जो बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन, क्या तरीका होगा। और वो मैनर ऑफ इलेक्शन निकालने से पहले, जैसा आप लोग जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है वो तो ऐसा ही होता है ना कि जैसे मान लीजिए 100 वोटर्स हैं और 102 लोगों में चुनाव होता है, तो जो व्यक्ति 51 वोट पा जाएगा उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब मोर देन 50% ना। बट यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं, STV, सिंगल STV या प्रोपोर्शनेट जो है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोपोर्शन। ये ट्रांसफर हो जाता है वोट दूसरे वोटर्स में। अभी हम इसको समझाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम कैसे निकालेंगे कि एक विधानसभा के एक मेंबर, सपोज करिए कि कोई विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा है जहाँ पे 400 से ज्यादा मेंबर्स हैं ना। कोई विधानसभा है जहाँ पे केवल 100 मेंबर है या बिलो 100 है। तो कोई विधानसभा जहाँ पे 400 से ज्यादा मेंबर है और कोई विधानसभा ऐसी जहाँ पे 100 से कम मेंबर है, तो क्या सारे मेंबर्स के वोटिंग जो वोट की वैल्यू होगी उनको हम काउंट कैसे करेंगे। तो उस काउंटिंग करने के लिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है आर्टिकल 55 में कि हम विधानसभा के मेंबर्स की वैल्यू ऑफ वोट्स कैसे निकालेंगे। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा की जो पॉपुलेशन होगी वो उसको डिवाइडेड किसमें करेंगे, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधानसभा, जो उस जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 10 लाख मेंबर्स हैं, टोटल पॉपुलेशन हो गई, और हमारे यहाँ की जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधानसभा, जो उस विधानसभा के टोटल इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो ना,
उस विधानसभा के टोटल इलेक्टेड मेंबर नहीं है, सभी विधानसभा ना, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधानसभा ऑफ ऑल असेंबलीज। ये केवल एक विधानसभा के मेंबर्स से डिवाइड नहीं करेंगे, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट विल बी डिवाइडेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द वोटर्स, या विधानसभा के जो मेंबर्स होंगे इलेक्टेड सभी विधानसभाओं के। तो वो नंबर हमने अभी बताया था कितना था, 4120। ये विधानसभाओं का था और लोकसभा और राज्यसभा का मिलाकर 776 था या 776 था। तो हम सपोज करिए कि फॉर एन एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 10 लाख है और 10 लाख लोगों को हम किससे डिवाइड करेंगे, सभी राज्यों के जो कलेक्टिव सभी नंबर्स, मान लीजिए कहीं के 403 है, कहीं के कुछ है, तो सबको कलेक्टिव करने के बाद उनका योग जो है 4120 आ रहा है। तो उस 4120 से हम 10 लाख में डिवाइड कर देंगे और उस टोटल का डिवाइडेशन 1000 से कर देंगे ना। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर होगा वैल्यू ऑफ अ सिंगल वोट इन विधानसभा। विधानसभा में एक सिंगल वोट की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू डिफरेंट स्टेट्स की अलग अलग वैल्यू होती है एक वोटर की ना। जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा के एक वोटर की वैल्यू कितनी है, 208 के आसपास है। और मान लीजिए कहीं जैसे सिक्किम का सबसे कम हमको देखने को मिलता है, तो ये एक वोटर की वैल्यू। इसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स इन विधानसभा, तो उसका नंबर कितना आता है 549,474, मतलब 5,49,474 ये नंबर है टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन विधानसभा। ठीक है। इसके बाद अब हम लोकसभा और राज्यसभा का कैसे क्या फार्मूला है, तो उसके लिए फार्मूला है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड मेंबर्स। ये जो हमारा नंबर था कहा गया ये वाला ना, 5,49,474 टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड मेंबर्स। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स इन विधानसभा या इलेक्टेड असेंबलीज कह सकते हैं। तो ये डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टेड एमपीज, ये 776। तो इसमें हम इससे डिवाइड करेंगे, देखिए 5,49,474 में हम डिवाइड करेंगे 776 से, तो जो आएगा वो 708 पॉइंट समथिंग आता है। तो उसको 708 हम मान के चलते हैं मान लीजिए। तो ये वैल्यू क्या हो गया, ये वैल्यू ऑफ अ वोट इन अ सिंगल एमपी, मतलब ये एक एमपी की वैल्यू वोट की कितनी हो गई, लगभग 708। और कलेक्टिवली हम देखेंगे तो कितना आएगा, ये कलेक्टिवली होगा 5,49,408। विधानसभा का होगा 5,49,474 और लोकसभा का होगा, अरे सॉरी पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का 5,49,408। ये हो गया वैल्यू ऑफ वोट्स। अब हम लोग आते हैं अपने एक्चुअल फार्मूले पे, कैसे वोट्स की काउंटिंग होगी ना, जिसको एसटीवी बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या प्रोपोर्शनेट वोटिंग सिस्टम। ये कैसे होगा इसको हम लोग डिस्कस करते हैं ना। तो इसको समझने के लिए हम लोग अपने जैसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है या प्रेफरेंशियल वोटिंग क्या है, इसको हम इतना जगह एक बना लेते हैं ना। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि हमको इतनी जगह मिल रही है बोर्ड पे, तो हम इतने में ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, एसटीवी या प्रेफरेंशियल वोटिंग। प्रेफरेंशियल वोटिंग का मतलब होता है टू चूज इन अकॉर्डेंस विद द प्रेफरेंस। मान लीजिए जैसे कि सपोज करिए कि एक बच्चा जब अपने घर से तैयारी करने निकलता है, जैसे आप लोग निकलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम क्लर्क बने ना, हमारा सिलेक्शन होता है कि हम सबसे पहले यूपीएससी निकालेंगे या यूपीपीएससी निकालेंगे या एसएससी सीजीएल के थ्रू हमको नौकरी पानी है। हमने सबसे हायर लेवल पे जो हमको लगा, या हम जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे, हमने जो सबसे हायर लेवल पे लगा हमको कि ये बेस्ट हो सकता है मेरे कैलिबर के अकॉर्डिंग, तो हमने उसको चूज किया पहले नंबर पर। फिर कुछ साल हमने प्रिपरेशन की और जब हमको समझ में आया कि अब नहीं हो सकता है, तो हमने सेकंड नंबर पे चूज किया कोई और जॉब को।
या थर्ड नंबर पे कोई और जॉब को ना, या जैसे सपोज कीजिए कि हमारा सिलेक्शन हो गया और हमको चूज करना है प्रेफरेंस में, या हम अब जैसे एग्जाम्स का फॉर्म भरते हैं तो हम उसमें प्रेफरेंशियल ऑर्डर में होता है ना कि पहले नंबर पे हमको सेंटर लेना अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, फिर अगर उसमें नहीं मिलता है सेकंड नंबर पे कहीं और लेना है, थर्ड नंबर पे कहीं और। तो यही तरह से हम वोटिंग भी करेंगे इसमें इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। कैसे करेंगे इसको, तो इसको आइए हम लोग समझते हैं प्रेफरेंशियल वोटिंग कैसे होती है। तो मान लीजिए हमने पहली बार 4 कैंडिडेट खड़े हो गए, ए बी सी और डी, मान लीजिए टोटल। अच्छा हाँ, एक इसको इसको डिसाइड करने से पहले एक होता है कोटा। हमको प्रेफरेंशियल वोटिंग निकालने से पहले हमको कोटा भी निकालना जाना होगा, क्योंकि कोटा क्यों, क्योंकि कोटा वो न्यूनतम संख्या होती है जिससे कम वोट अगर एक से व्यक्ति अधिक नहीं पा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 वोटर्स हैं और 100 में 51 वो नंबर है जो 2 व्यक्ति नहीं पा सकते हैं ना। अगर एक व्यक्ति 51 पा गया तो दूसरा 49 ही पाएगा, वो भी ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि दोनों ही व्यक्ति 51 पा जाए ना, ऐसा नहीं। तो कोटा इसीलिए निकाला जाता है कि कोटा निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स, मान लीजिए कहाँ हम लिखे फॉर्मूला, इसको आर्टिकल 55 को रब कर देते हैं। तो टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैकेंसीज +1 नंबर ऑफ +1 और इसका कलेक्टिव +1, ये है फॉर्मूला कोटा निकालने का। ठीक है, कोटा निकालने का। तो हम मान लीजिए 100, हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट समझने के लिए। इसको हिंदी में बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत ना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो इसको समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए ये 4 बच्चे हैं, 4 कैंडिडेट हैं जिन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेशन किया है, और टोटल वोट कितना है 100 में से हमने मान लीजिए इनको दे दिया, 50 नहीं देंगे क्योंकि हमको 51 जो व्यक्ति पा जाएगा वो जीत जाएगा। तो मान लीजिए हमने इनको 40, हमने नहीं, जितने वोटर्स थे इन 100 वोटर्स ने 40 लोगों ने इनको पहले नंबर पे चुना, 30 लोगों ने बी को पहले नंबर पे चुना, और 20 लोगों ने सी को, और 10 लोगों ने डी को। हमको जीतने के लिए चाहिए 51 वोट। जो व्यक्ति 51 वोट पा जाएगा वही असली विनर होगा। लेकिन ए को कितने मिले 40, बी को मिले 30, सी को मिले 20 और डी को मिले 10। एक्चुअली जो अब चूंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को 51 नहीं मिल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जो डी का वोट होगा वो हो जाएगा कैंसिल। समझ में आ रही बात। डी का जो 10 वोट है, अब डी का कैंडिडेचर कैंसिल हो गया, डी को हम लोग वापस कर देंगे कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपका खारिज हो गया मामला। अब बचे कितने लोग, ए बी सी। अब ये डी को जितने 10 लोगों ने चुना है, इन लोगों ने, हो सकता है इनमें से ये लोग पहले नंबर पर डी को चुने, हो सकता है कुछ ने पहले नंबर पर, मान लीजिए किसी ने ए को और बी को और सी को, डी को तो खारिज हो गया। इस 10 में से कुछ 7 लोगों ने ए के चुना, उसके बाद 2 लोगों ने बी को चुना और 1 लोगों ने सी को चुना था। ठीक, ये जो 10 लोग हैं, इन 10 लोगों ने पहले नंबर पर डी को चुना था, लेकिन ये लोग दूसरे नंबर पे भी किसी को चुने होंगे, तीसरे नंबर पे भी चुने होंगे। तो मान लीजिए इसमें दूसरे नंबर पर 7 लोगों ने ए के चुना, 2 लोगों ने बी के चुना और 1 लोग ने सी को चुना। तो अब ये ऐड हो जाएगा, ये पहला राउंड है, राउंड 1। ठीक, अब राउंड 2 आएगा। ठीक, तो राउंड 2 में क्या होगा, अब ये जो मान लीजिए ए बी सी डी फिर है, ए
बी सी डी, तो मान लीजिए ए बी सी डी में आपको ये 40 पाया था पहले, प्लस कितना हो गया 7, ये 30 था इसका, प्लस कितना हो गया 2, और इसका 20 था, इसमें प्लस कितना हो गया 1। डी तो था ही नहीं, तो डी को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो अब हमको फिर देखना है कि क्या अब ये इतने वोट्स में क्या इसका विनिंग हो पाया कि नहीं। तो एक मिनट, थोड़ा नॉइज हो रहा है, एक्चुअल में दरवाजा ओपन था और बार बार जो है वो हो रहा था, नॉइज आवाज कर रहा था जिससे डिस्टरबेंस हो रही थी। तो अब हम लोगों ने क्या देखा, राउंड 2 में जो ये वोटिंग थी जिसमें 7 लोगों ने ए को चुना था, तो वो हमने ए को दे दिया। 2 लोगों ने बी को चुना था तो बी को दे दिया, और सी को 1 लोगों ने चुना था तो हमने सी को दे दिया। अब ये हो गया 40 7 47, ठीक है, और ये हो गया 32, और ये हो गया 21। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा नंबर है इसमें क्या अभी हम लोग 51 तक पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए ना। तो इसका मतलब हमको अभी थर्ड राउंड में भी जाना होगा, क्योंकि 51 नंबर हमको पाना था, जिसको जिताना था, जिसको विन होना है उसको 51 नंबर पाना है। तो अब ये जो सी का वोट है, सी का वोट भी अब फिर कट जाएगा। ये हो गया सी का वोट। सी का वोट कैसे था 20 + 1, क्योंकि 20 जो सी को देखिए पहली बार में 20 लोगों ने पहले प्राथमिकता पे चुना था, और ये जो एक नंबर है ये तो डी वाले में से गया था। तो पहले हम इस 20 का डिवाइडेशन कर लेते हैं। ये जो 20 लोगों ने सी को पहले नंबर पे चुना है, इन लोगों ने ए बी और डी को दूसरे नंबर पे चुना होगा ना। तो मान लीजिए इसमें से हमने कितना दे दिया, मान लीजिए ए को चुन लिया इसमें से 10 लोगों ने, ए बी, ए को चुन लिया, 10 लोगों ने बी को चुन लिया, 6 लोगों ने, और डी को चुन लिया 4 लोगों ने। समझ में आ रही बात। सी को 20 लोगों ने पहले नंबर पे चुना था, तो ये 20 लोगों ने दूसरे नंबर पे किसको चुना था, तो मान लीजिए इस 20 लोगों ने सी पहले नंबर पर 10 को चुना था, मतलब 10 लोगों ने पहले नंबर पर ए को चुना था, 6 लोगों ने बी को चुना था, और 4 लोगों ने डी को चुना था पहले नंबर पर। तो अब ये 10 नंबर फिर ऐड हो जाएगा कहाँ पे, 40 + 10, ये 6 नंबर ऐड हो जाएगा 6, फिर ये ऐड हो जाएगा 4, नहीं चूंकि डी तो है नहीं तो डी में हम ऐड नहीं करेंगे ना। तो जब हमने 10 40 47 + 10 किया तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 47 + 10 = 57 ना। तो अब ये तीसरे राउंड पे कितना हो गया, ए का स्कोर हो गया 57, और हमको कितना चाहिए था, हमको सिर्फ चाहिए था 51। अब ए ने विन कर लिया है और हम ए को अब डिक्लेयर कर देंगे विनर, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सीधी सीधी बात है, जो हमने जैसे हमने अपने एग्जाम भरते समय पहले नंबर पर किसी और को चुना था, दूसरे नंबर पर किसी और को, तो मान लीजिए ये इसमें 40 30 20 10, 40 लोगों ने ए को पहले नंबर पे चुना, 30 लोगों ने बी को चुना, 20 लोगों ने सी को चुना, और 10 लोगों ने डी को चुना पहले नंबर पर। अब हम चूंकि जो सबसे कम रहेगा उसको हर राउंड में घटाते जाएंगे, वापस करते जाएंगे। तो ये 10 को और उसके वोट को हम उसका जो पहले उसके वोटर्स जो होंगे उसका, ये चूंकि इन लोगों 10 लोगों का पहला प्रेफरेंस डी था, तो इन 10 लोगों का दूसरा प्रेफरेंस कौन रहा होगा, तो इन 10 लोगों का दूसरा प्रेफरेंस, ए को 7 लोगों ने चुना था, बी को 2 लोगों ने चुना था, और सी को 1 लोगों ने चुना था। इसको हम अकॉर्डिंगली ऐड कर दिए, 7 2 1 आ गया 47 32 और 21। फिर अब चूंकि अभी भी 51 नहीं आया तो हम फिर घटा देंगे किसको, सी को हटा देंगे। सी का जो 20 और 1, 20 उसका ओरिजिनल वोट था, हमने पहले ही देखा है, 20 लोगों ने उसको पहले बार में चुना था, ठीक।
तो वो जो 20 लोगों ने उसको पहले बार में चुना था, उस 20 लोगों में ए को 10 लोगों ने चुना था उस 20 वोट्स में से, और बी को 6 लोगों ने चुना था और डी को 4 लोगों ने चुना था। तो ये जो 10 वोट है फिर हम ऐड कर देंगे किसमें, ए को, ए में, क्योंकि ये ए को इन लोगों ने पहले नंबर पे चुना था, अरे सॉरी दूसरे नंबर पे चुना था। तो अब ये अल्टीमेटली ये आ जाएगा इसका स्कोर ए का 57, इसलिए ए ने विन कर लिया है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हमारा काउंटिंग सिस्टम है, कैसे हम एक्चुअल में काउंट करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को, कैसे डिक्लेयर किया जाता है कि कौन फाइनल विनर होगा। क्वेश्चन आपका इसमें से डिटेल्ड में, हालांकि ये कहीं नहीं पूछता है, आपके मेंस एग्जाम में भी मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन कभी हमने देखा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ ले कोई टू चेक योर नॉलेज कि आप क्या हमको समझा सकते हैं, या एज ए टीचर आपसे पूछा जा सकता है, एज ए सीनियर स्टूडेंट पूछा जा सकता है, कि कोई आपका जूनियर पूछ सकता है कि सर प्लीज ये हमको समझा दीजिए, हमको नहीं समझ में आ रहा। या कभी एक्सेप्शनली मेंस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। प्री में तो पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता। प्री में क्या पूछता है एक नंबर में कि व्हाट इज द एक्चुअल टर्म टू बी यूज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसको बोलते हैं एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हिंदी में एकल संक्रमणीय पद्धति। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 54 और 55 अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते रहेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, दैट्स व्हाई आई कैन कंटिन्यू, और उन लोगों का फायदा हो सके जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है ना। ये सब्सक्रिप्शन और शेयरिंग जो है आपका, ये हमको मोटिवेट करेगा टू कंटिन्यू द लेक्चर्स इन फ्यूचर रेफरेंस ना। थैंक यू वेरी मच।